नमस्कार दोस्तों। वैदिक संस्कृति भाग 2 में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमने अभी तक जो हमारा दूसरा चैप्टर था वैदिक संस्कृति, उसके विषय के अंदर हमने चर्चा की थी। अभी तक जो हमारी चर्चाएं हुई हैं वो हुई थी वैदिक संस्कृति की परिभाषा, वैदिक संस्कृति के निर्माता, और निर्माता हमने कहा था आर्यों। आर्यों के बाद में अपन ने बात की थी कि आर्यों का मूल निवास स्थान अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग बताया गया। जो हम डॉक्टर अविनाश चंद या संपूर्णानंद से लेकर हम पहुंचे थे निष्कर्ष के तौर पर मैक्स मुलर, ब्राइंस्टीन या प्रोफेसर सेयस, जिनके आधार पर हमने आर्यों को मध्य एशिया से माना था। अगर मैं आज की बात करूं, आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो देखिए सबसे पहले अगर आज हम बात करें तो हम पढ़ेंगे इस सभ्यता को कितने भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके भागों की, तो 2 भागों के अंदर इस सभ्यता को बांटा जाता है। कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। फिर उसके बाद में अगला हमारा पॉइंट होगा इस सभ्यता का विस्तार। यह सभ्यता कहां से लेकर कहां तक विस्तारित हुई है। ये दोनों भाग अलग अलग, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अगर मैं बात करूं इसके भागों की, तो इसको ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल के तौर पर हम बांटेंगे। क्यों बांटेंगे, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। विस्तार की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों भागों में ये विस्तार कहां से लेकर कहां तक हुआ, कितना विस्तार ये ऋग्वेदिक काल के अंदर हमारे को देखने को मिलता है और कितना विस्तार ये उत्तर वैदिक काल को देखने को मिलता है। या हम इसको कह सकते हैं कि इसकी भौगोलिक स्थिति। और भौगोलिक स्थिति की अगर मैं बात करूं तो पहला आएगा इसका विस्तार या क्षेत्र। दूसरी बात हम करेंगे भौगोलिक क्षेत्रों में इसकी प्रमुख नदियों की बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इस सभ्यता के अंदर कुछ नदियां अफगानिस्तान की वर्णित हैं और कुछ नदियां भारत की वर्णित हैं। आगे हम बात करेंगे तीसरी इसकी जो भौगोलिक विशेषता होगी वो होंगे पर्वत। तो हम देखते हैं कि 3 पर्वतों का उल्लेख हमारे को दिखाई देता है। ये हुई हमारी भाग, विस्तार या क्षेत्र, नदियां, पर्वत। उसके बाद में हम देखेंगे इसके पुरातात्विक स्रोत या पुरातात्विक सामग्री, या हम ये कह सकें कि वैदिक संस्कृति के स्रोतों की बात करूं तो उसके अंदर सबसे पहले आएंगे पुरातात्विक स्रोत। फिर हम देखेंगे अभिलेखित साक्ष्य, जो हम पहले देख चुके हैं क्या क्या हैं, और सबसे अंत में हम आज देखने वाले हैं वैदिक संस्कृति का साहित्य। ये हम उसी प्रकार से बांट के पढ़ेंगे जिस प्रकार से हमने बाकी चीजों को देखा है। पहले हम इसके भाग करेंगे, फिर इसकी भौगोलिक परिस्थितियों को देखेंगे, फिर इसके जानकारी के हम स्रोत देखेंगे। अगर मैं बात करूं सबसे पहले भाग की, आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम देखते हैं कि वैदिक संस्कृति को 2 भागों में बांटा गया है। आपकी ये जो वैदिक संस्कृति है ये 2 भागों में बांटी गई है। एक भाग को हम ऋग्वेदिक काल कहते हैं और दूसरे भाग को हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। दोस्तों, जैसे ही ये स्लाइड आपके सामने आई है, आपके मन के अंदर ये विचार हुआ होगा कि आखिर ये 2 भाग जो हैं वो कहीं बीच में समय का गैप तो नहीं आया है। हमारा पहला सवाल यही उठता है कि कहीं सभ्यता में बीच में गैप आया हो, फिर उसके भाग को, उस जैसी सभ्यता को हमने उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता कह दिया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम इसका ध्यान से देखते हैं तो इसका समय 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व और इसका समय उसी 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। फिर ये बांटने के आधार क्या हुए? देखिए, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में जो उत्तरोत्तर परिवर्तन हुए, उन्हीं आधार पर इसको हम ऋग्वेदिक काल या उत्तर वैदिक काल के तौर पर बांटते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, आज हम जिस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, क्या आज से 60 साल 70 साल पहले भी वैसे ही वस्त्र पहनते थे? तो जाहिर सी बात है जवाब नहीं होगा।
आज हम जिन यातायात के साधनों का, संचार के साधनों का उपयोग कर रहे हैं, क्या आज से 50 साल पहले भी उन्हीं का उपयोग होता था? तो हम कहेंगे नहीं। तो उसी आधार पर ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या क्या परिवर्तन हमें दिखाई देता है। सभ्यता या संस्कृति वही चली आ रही है जो कि पहले से मौजूद थी, उसमें किसी प्रकार का हमें कोई भी गैप दिखाई नहीं देता है। तो अगर बात करें मोटे से मोटा अंतर अगर दोनों में करना हो तो हम किसकी करेंगे? तो देखिए, इस काल के अंदर केवल और केवल ऋग्वेद की रचना हुई है। कौन से वेद की रचना हुई है? ऋग्वेद की रचना हुई है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगर मैं बात करूं तो इस काल के अंदर केवल और केवल कितना वेद? एक वेद। सॉरी, बाकी तीनों वेदों की अगर हम बात करें कि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन तीनों वेदों की रचना हमें दिखाई देगी कौन से काल के अंदर? उत्तर वैदिक काल के अंदर। यह हुई हमारी बात। हम जो भी कुछ पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ऋग्वेदिक कालीन सामाजिक स्थिति। इसमें हम 4 पॉइंट पढ़ेंगे। ऋग्वेद कालीन सामाजिक स्थिति, ऋग्वेद कालीन राजनीतिक जीवन, ऋग्वेद कालीन धार्मिक स्थिति और ऋग्वेद कालीन आर्थिक स्थिति। अब ये के ये चारों पॉइंट, या हम बात करें सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक, ये के ये 4 पॉइंट हम इसी के अंदर पढ़ेंगे। बस फर्क क्या होगा? समाज में हम पढ़ेंगे क्या? वर्ण व्यवस्था, परिवार की स्थिति, स्त्रियों की स्थिति, वैवाहिक संबंध किस प्रकार से थे, खान पान, रहन सहन किस प्रकार से था, या हम कहें कि किस प्रकार के वस्त्र ये उपयोग में लेते थे। इन सब में क्या परिवर्तन आपको उत्तर वैदिक काल में दिखाई देगा। राजनीतिक जीवन की अगर मैं बात करूं, राजा, क्षेत्र, विस्तार, युद्ध, सेना आदि का अध्ययन हम इसमें करेंगे और उसमें क्या परिवर्तन हुआ। धार्मिक में कौन से देवता यहां इंपॉर्टेंट थे, उनका स्थान किसने लिया, या आर्थिक पक्ष में यहां पर अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर थी और यहां पर उसमें क्या परिवर्तन हुआ। तो हमारा पहला जो पॉइंट है वो यही है, 2 भागों में विभाजित किया गया, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ये इनका समय, सबसे मोटा अंतर इसमें ऋग्वेद की रचना और इसमें बाकी तीनों वेदों की रचना की गई। अब देखिए आगे, अब इसकी भौगोलिक स्थिति किस प्रकार से थी। ऋग्वेदिक काल में यह सभ्यता कहां से लेकर कहां तक विस्तृत हुई है और उत्तर वैदिक काल में उसका विस्तार हमें कहां पर दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, अगर आपने पहले क्लास ली होंगी तो हमारी चर्चा हुई थी कि लगभग इसी क्षेत्र में आपकी सिंधु सभ्यता विकसित हुई है और इसी क्षेत्र के अंदर शुरुआत में वैदिक संस्कृति का उद्भव हुआ है। अब वही अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, यहां पर यह संस्कृति हमें विकसित होती हुई दिखाई देती। तो अगर मैं बात करूं ऋग्वेदिक काल में, यह अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, पंजाब, भारत के पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब और राजस्थान तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमें विस्तृत होती हुई दिखाई देती है। इसका मैं आपको एक सबसे महत्वपूर्ण पक्ष बताता हूं। वैदिक संस्कृति कभी भी विंध्याचल पर्वत के नीचे विकसित नहीं हुई, ना वो ऋग्वेदिक काल में हुई और ना ही वो उत्तर वैदिक काल के अंदर हमारे को दिखाई देती है। तो ऋग्वेदिक काल में यह संस्कृति जो हुई अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे को दिखाई देती है। अब देखिए, ध्यान से देखें, नीचे तो विंध्याचल से गई नहीं,
ऊपर अगर मैं बात करूं तो आपका हिमालय आ जाता है, ऊपर हमने बात की तो आपका हिमालय आ जाता है। अब ये संस्कृति के लिए विस्तार में यही एकमात्र जगह बचती है जिसे हम कहते हैं उत्तर पूरब, जिसे हम कहते हैं उत्तर पूरब। तो ऋग्वेदिक में यह थी। अब देखिए, जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, तो विस्तार होना तो लाजमी बात होता है। अगर यह विस्तार होगा तो विस्तार के लिए एक यही जगह, तो उत्तर वैदिक काल में इस संस्कृति का विस्तार उत्तर पूर्व में हमें दिखाई देता है। अब उत्तर पूर्व में यह विस्तार, नीचे बात करें हम, विंध्याचल पर्वत से नीचे नहीं होगा, ऊपर हिमालय से ऊपर जा नहीं सकती है। तो विंध्याचल से लेकर यह जो विस्तार हुआ, यह हुआ सदा नीरा नदी तक। मैंने यहां पर गंडक नदी लिख रखा है, सदा नीरा नदी को ही गंडक नदी के नाम से जानते हैं। तो सिंधु के बाद में जो वैदिक संस्कृति आई, उसमें ऋग्वेद के बाद में इसका विस्तार उत्तर पूर्व में जगह बची, तो उत्तर पूर्व में इसका विस्तार हुआ गंडक नदी तक। विंध्याचल से लेकर गंडक नदी तक इसका विस्तार किया गया। अब बात उठती है सवाल कि यह विस्तार किया किसने? तो हम देखते हैं कि इस विस्तार का श्रेय विजय माधव के सेनापति गौतम राउगण को जाता है। गौतम राउगण नामक व्यक्ति ने इसका विस्तार सदा नीरा या गंडक नदी तक किया। अब हम बात करें यदि आरएस 2013 के क्वेश्चन की, आरएस 2013 में यहीं तक का क्वेश्चन था कि वैदिक संस्कृति का उत्तर पूर्व में विस्तार का श्रेय विजय माधव और गौतम राउगण को जाता है। इस चीज का उल्लेख हमें किस ग्रंथ में दिखाई देता है? तो उसका आंसर होगा दोस्तों शतपथ ब्राह्मण, कि इसका उल्लेख हमें शतपथ ब्राह्मण में दिखाई देता है। तो अभी तक हमारी पहली भौगोलिक विशेषता में जो चर्चा हुई कि ऋग्वेद काल में यह संस्कृति अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, पंजाब, राजस्थान, यूपी, खासतौर से पश्चिमी यूपी, इसका विंध्याचल से नीचे गई नहीं, हिमालय से ऊपर जा नहीं सकती है, इसीलिए ये उत्तर पूर्व में जो स्थान बचता है वो इसका विस्तार हुआ सदा नीरा नदी तक, जिसका श्रेय जो जाता है वो विजय माधव के सेनापति गौतम राउगण को जाता है। और ये विस्तार का उल्लेख हमें जो दिखाई पड़ता है वो देता है शतपथ ब्राह्मण के अंदर। ये हमारी पहली भौगोलिक विशेषताओं की चर्चा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है और आगे भी कई बार आने की संभावना बनी रहती है। अब आगे चलते हैं। इसकी भौगोलिक विशेषताओं में अगर मैं दूसरी बात करूं तो देखिए, मैंने कहा ना भौगोलिक विशेषताओं में हमें तीन चीजों का वर्णन प्राप्त होता है, और ये तीन चीजें कौन कौन सी हैं? पहला है क्षेत्र, जिसकी बात हम कर चुके हैं, दूसरी है नदियां, और तीसरी है इसके पर्वत। अगर मैं बात करूं कि नदियों, तो ऋग्वेद में, कौन से वेद में? ऋग्वेद में 4 अफगानिस्तान की और 5 भारत की नदियों के उल्लेख, 4 अफगानिस्तान की और 5 भारत की नदियों के उल्लेख हमें दिखाई देते। अब इनमें अगर हम बात करें कि 4 अफगानिस्तान की ये नदियां हैं, 5 भारत की ये नदियां, अब ये तो वो नाम हैं जो हमें की ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं। ये सभी नाम हमें ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं। कुंभा है, क्रुम है, गोमल है, स्वातु है,
भारत की बात करूं तो मैं वितस्ता है, अस्किनी है, पौरुषणी है, विपाशा है और शतुर्दी है। कुंभा को हम वर्तमान में काबुल, कुर्रम को पुरम, गोमल को गोमती और स्वातु को स्वात कहते हैं। उसी प्रकार से वितस्ता को हम वर्तमान में झेलम, अस्किनी को चिनाब और पौरुषणी रावी, ये खासतौर से एक महत्वपूर्ण नदी है। 10 राज्य युद्ध इसी नदी के किनारे लड़ा जाएगा। देखिए 2 प्रसिद्ध युद्ध हुए हैं, एक हाइडे स्पीच जिसे हम झेलम का युद्ध कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे मौर्य काल के अंदर। एक 10 राज्य युद्ध, भरत जन के राजा सुदास ने 10 अनार्य राजाओं को इसी रावी नदी के तट पर पराजित किया था। विपाशा व्यास है और सतलज को हम शतुर्दी के नाम से जानते थे। अगर मैं इनमें मोस्टली क्वेश्चनों की बात करूं तो सिंधु सबसे श्रेष्ठ नदी मानी जाती। इस समय की सबसे प्रमुख जो नदी थी वो थी सिंधु, लेकिन सबसे पवित्र जो नदी मानी जाती थी उसे हम कहते थे सरस्वती। और सरस्वती नदी का उल्लेख हमें राजस्थान व हरियाणा में दिखाई देता है। खास तौर से आपका सबसे प्राचीन वेद जो है, सबसे प्राचीन जो आपका वेद है ऋग्वेद, इस नदी का उल्लेख करता है। और वर्तमान के आधार पर केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र जोधपुर में, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च सेंटर, काजरी ने इसके प्रमाण हमें दिए हैं जैसलमेर के अंदर। एक तो भूगर्भीय जलपट्टी है जिसे कि लाठी सीरीज कहते हैं, और एक राजस्थान के जैसलमेर में चांदन नलकूप का होना हमें इस नदी का प्रमाण देता है। तो ये सरस्वती नदी, जिसे कि देवी तमे या नदी तमे भी कहा गया है। अगर मैं बात करूं इसके अतिरिक्त हमें एक नदी दिखाई देती है हरियाणा में। हरियाणा के अंदर एक छोटी नदी अपाय का उल्लेख, और एक नदी है, 2 नदियां हैं राजस्थान में, एक तो चौतांग और एक नदी हमें जो द्वास्वती है। इन नदियों के उल्लेख हमें ऋग्वेद में दिखाई देते हैं। तो ये हमारी इसकी दूसरी भौगोलिक विशेषताएं हुई कि ऋग्वेदिक या वैदिक संस्कृति के अंदर जो कितनी नदियों का या उन नदियों को किस नाम से पुकारा जाता था, यह आपको मिलान के लिए भी पूछा जा सकता है। तो इन सभी नदियों के नाम जो ऋग्वेद में दिए गए हैं वो हमें याद होने ही चाहिए। अब हम इसकी तीसरी विशेषता के तौर पर पढ़ते हैं। तीसरी विशेषता हम देखते हैं कि कितने पर्वत, ऋग्वेद के अंदर कितने पर्वतों का उल्लेख किया गया है। तो साहब ऋग्वेद के अंदर मुख्यतः 3 पर्वतों का उल्लेख किया गया है। हिंदुकुश पर्वत, सुलेमान पर्वत अफगानिस्तान और हिमालय पर्वत। हिंदुकुश पर्वत को ऋग्वेद में मलय पर्वत के नाम से जाना गया है, सुलेमान को अर्जित पर्वत कहा गया है और हिमालय को मूंजवत पर्वत कहा गया है। हम आगे देखते हैं कि मूंजवत नामक घास से ही आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ सोम रस तैयार होता था, इसीलिए इस हिमालय को मूंजवत पर्वत कहा गया है। हमारी जो इसकी विस्तार की जो चर्चा हुई थी कि विंध्याचल और सतपुड़ा, अभी जो मैंने आपको विस्तार के बारे में बताया था उसके अंदर हमारी बात हुई थी कि वैदिक संस्कृति कभी भी विंध्याचल के नीचे विकसित नहीं हुई है। यही कारण है कि ऋग्वेद में हमें कहीं भी विंध्याचल, सतपुड़ा, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के पर्वतों का उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये इसकी भौगोलिक परिस्थितियों के अंदर अगर हमने बात की तो ये इसकी तीसरी विशेषता हमारे सामने दिखाई देती। आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगली तरफ। हाँ जी, अगर मैं बात करूं कि इसकी जानकारी के स्रोत, वैदिक संस्कृति की जानकारी हमें किन किन चीजों से प्राप्त होती है, तो देखिए इसकी मुख्यतः जानकारी के जो स्रोत हैं, जिस प्रकार हमने सिंधु सभ्यता में
सिंधु सभ्यता में जानकारी के प्रमुख जो स्रोत थे वो पुरातात्विक सामग्री थी, लेकिन यहां पर हमें पुरातात्विक सामग्री उतनी अवस्था में प्राप्त या ना के बराबर ही प्राप्त होती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि साहित्य की अगर मैं बात करूं तो जैसे हमारी अभी चर्चा हुई कि हमें वेदों का ज्ञान इसी संस्कृति के दौरान हुआ है, और साहित्य में भी हमें इसको पढ़ेंगे किस प्रकार से, ऋग्वेदिक कालीन साहित्य और उत्तर वैदिक कालीन साहित्य। ऋग्वेदिक कालीन साहित्य और उत्तर वैदिक कालीन साहित्य। ऋग्वेद में वही हम चर्चा करेंगे एकमात्र जिसकी हम बात करते हैं ऋग्वेद की। उत्तर वैदिक में हम बात करेंगे यजुर्वेद की, सामवेद की और अथर्ववेद की। लेकिन सबसे पहले जो कुछ पुरातात्विक सामग्री हमें प्राप्त हुई है, उस पुरातात्विक सामग्री की अगर हम बात करें तो हमें कुछ तो मृद भांड प्राप्त हुए हैं, कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं। मृद भांडों की अगर मैं बात करता हूं तो ऋग्वेद काल में हमें काले व लाल, ध्यान रहे आपको, लाल रंग के मृद भांड जिन पर की काले रंग का चित्रण किया गया था, हमने सिंधु सभ्यता में देखा था। 11वें वर्णीय मृद भांड जिसे कि ओसीपी नाम दिया गया है। हाँ, इस काल के अंदर जो उपकरण हैं वो हमें ताम्र के उपकरण अधिक प्राप्त होते हैं, या ताम्र के उपकरण हमें अधिक दिखाई देते हैं। जैसे जैसे इसमें परिवर्तन होता गया तो हम देखते हैं धूसर चित्रित मृद भांड जिन्हें कि पीजीडब्ल्यू, ये नाम आपको याद रखने, ओसीपी, पीजीडब्ल्यू, एनबीपीडब्ल्यू और उत्तर कृष्णीय चमकीले मृद भांड। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है, जैसे हमने सिंधु और वैदिक को जब अलग किया था तो हमने देखा था कि एक तरफ तो हमें सिंधु में लोहे का ज्ञान प्राप्त नहीं था, लेकिन वैदिक संस्कृति में हमें लोहे का उपयोग करना सीख लिया था। अब वैदिक संस्कृति के कौन से भाग में, तो हम बात कर सकते हैं कि वैदिक संस्कृति के उत्तर वैदिक जो पार्ट है उसके अंदर हमने ये सारी चीजें सीख ली थी। अगर मैं बात करूं कि लोहे का जो प्रथम प्रमाण है, लोहे का प्रथम प्रमाण या उल्लेख, प्रमाण तो अंतरंजी खेड़ा से है, अंतरंजी खेड़ा से, जहां से कि हमें लोहे की दराती प्राप्त होती है। नोहर और बटेसर नामक स्थानों से भी हमें लोहे के उपकरण प्राप्त होते हैं, लेकिन लोहे के जो प्रथम प्रमाण हैं वो जो हमें हैं वो अंतररंजी खेड़ा यूपी उत्तर प्रदेश से मिला है, और यहां से हमें लोहे की दराती प्राप्त हुई है। अगर मैं बात करूं कि लोहे का उल्लेख, लोहे का यदि मैं उल्लेख की बात करें हम, तो हम देखते हैं कि लोहे का जो प्रथम उल्लेख है वो हमें अथर्ववेद में प्राप्त होता है। लोहे का प्रथम उल्लेख हमें अथर्ववेद में कृष्ण अयस के तौर पर प्राप्त होता है। लोहे का प्रथम उल्लेख हमें अथर्ववेद में कृष्ण अयस के तौर पर प्राप्त होता है। तो हमने देखा यहां पर काल व लाल रंग के 11वें वर्णी मृदभांड मिले हैं। दूसरी हम बात करें, इस समय ताम्र संचय को महत्व दिया गया। लोहे का ज्ञान हमें उत्तर वैदिक काल में हुआ, जिसके कि प्रथम प्रमाण हमें यूपी के अंतररंजी खेड़ा नामक स्थान से दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें कि लोहे का उल्लेख हमें किस में मिला है, तो हम कह सकते हैं कि लोहे का प्रथम जो उल्लेख है वो अथर्ववेद में कृष्ण अयस के तौर पर हमें दिखाई देता है। अगर हम आगे चले कि अभिलेखित साक्ष्य में, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। बोगज कोई अभिलेख, बोगज कोई अभिलेख या कसाइट अभिलेख, इसी का एक दूसरा नाम है जिसे हम कहते हैं कसाइट अभिलेख।
बोगस कोई अभिलेख, इसकी चर्चा हम 1 मिनट बाद करें। पहले आप यहां तक का एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अंतरंजी खेड़ा, हाँ। अब जो पहली बार जुड़े हैं उनसे हम एक बार चर्चा कर लेते हैं बोगस कोई अभिलेख। देखिए दोस्तों, अगर हम बोगस कोई अभिलेख की यदि बात करें तो मैं आपको दोबारा थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं। बोगस कोई अभिलेख या इसी को हम कहते हैं कसाइट अभिलेख। यह जो बोगस कोई अभिलेख है ये यूराल पर्वत की तलहटी से, जिसे कि हम आधुनिक समय में कजाकिस्तान के नाम से जानते हैं। यूराल पर्वत की तलहटी से मिला है, जिसे कि हम आधुनिक समय में कजाकिस्तान के जो घास वगैरह के मैदान हैं वहां से इसकी प्राप्ति हुई है। इसकी हमने बात की थी कि लगभग इसका जो समय है ये 1400 बीसी के आसपास, या हम कहें कि 1400 ईसा पूर्व के आसपास। और इसमें चार देवताओं का वर्णन है। कितने देवताओं का वर्णन है दोस्तों? 4 देवताओं का। ये 4 देवता कौन कौन से थे? इंद्र, मित्र, वरुण और नास्ते, जो आगे चलकर यही चारों देवता आर्यों के देवता के रूप में ख्याति प्राप्त हुए। तो ये पहला जो अभिलेख है, अभिलेख ठोस के ऊपर लिखा गया हो, ये जो पहला अभिलेख है ये हमें प्राप्त होता है कजाकिस्तान या यूराल या टर्की के नजदीक यूराल पर्वत की तलहटी से, जिसका समय 1400 ईसा पूर्व है। और वैदिक से संबंधित कोई भी अभिलेख भारत से प्राप्त नहीं होता है, नहीं हुआ है। अभी तक वैदिक संस्कृति से संबंधित कोई भी अभिलेख हमें भारत से प्राप्त नहीं हुआ। तो ये इसकी जानकारी के दूसरे स्रोत हमें दिखाई दिए कि वैदिक संस्कृति, अगर अभिलेखों की बात की हो तो हम देखेंगे बोगस कोई या कसाइट, जो कि यूराल पर्वत, समय लगभग यह है 1400 बीसी। 4 देवताओं का वर्णन जो आगे चलकर आर्यों के देवता बने। इसी पर मैंने आपको बताया था कि 2 शाखाएं थी, एक हितानी और एक मितानी। आर्यों की ये 2 शाखाएं जिनमें कि आपस में संधि हुई, एक शाखा का नाम था हितानी और एक शाखा का नाम था मितानी। ये मैं आपको पूर्व की क्लासों के अंदर बता चुका हूं। इनमें जो संधि हुई उसके आधार पर हितानी शाखा गई पश्चिम दिशा में और जो पूर्वी शाखा थी वो सिंध होती हुई पहुंची हमारे भारतवर्ष में। और यही आर्यों की शाखा ने आगे चलकर वैदिक संस्कृति का निर्माण किया। इससे हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पड़ाव की तरफ और हम देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन साहित्य। ऋग्वैदिक कालीन साहित्य। अब ऋग्वैदिक कालीन में जैसी हमारी बात हुई कि केवल और केवल हमें कौन सा वेद,
ऋग्वेद। ऋग्वेद, अगर मैं ऋग्वेद की बात करूं तो यह भारत का या विश्व का सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, जो वर्तमान में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। यह वर्तमान में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। सबसे प्राचीन वेद है। इसकी खास विशेषता, वर्तमान में इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। सूक्त श्लोक नहीं है, श्लोकों को ऋचाएं या मंत्रों को ऋचाएं कहकर पुकारा गया है और लगभग एक सूक्त में लगभग 10 मंत्रों का संकलन किया गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर में मैं आपको ये पहले से बता चुका हूं। अगर इसके मंडलों की अगर हम बात करें तो सबसे जो इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है, बार बार पूछा जाता है कि कितने से लेकर कितने मंडलों को ऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक को ऋषि मंडल के तौर पर जाना जा सकता है, क्योंकि इनके मंत्रों का जो संकलन है वो किसी ना किसी ऋषि या उसके परिवार के द्वारा किया गया है। तो दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक को ऋषि मंडल के तौर पर भी हमें जानते हैं। अगर हम बात करें कि ये दूसरे से 7वें मंडल तक किन किन ऋषियों ने किन किन मंडलों की रचना की, तो सबसे पहले हम बात करें दूसरे मंडल, तो दूसरे मंडल की रचना गृहस्थ संवद नामक ऋषि के द्वारा की गई। तीसरा मंडल विश्वामित्र, जिनसे आप परिचित हैं। चौथा मंडल वामदेव ऋषि ने। पांचवा मंडल अत्रि ऋषि के द्वारा संकलित किया गया। दूसरा गृहस्थ संवद, तीसरा विश्वामित्र, चौथा वामदेव, पांचवा मंडल अत्रि के द्वारा संकलित किया गया। इसके अतिरिक्त जो 2 मंडल बचते हैं उनकी हम बात करें। छठा मंडल भारद्वाज के द्वारा, 7वां मंडल वशिष्ठ ऋषि के द्वारा संकलित किया गया। अब जो आगे के 7वें मंडल की हम बात राजनीतिक व्यवस्था में भी करेंगे, क्योंकि 10 राज्य युद्ध का वर्णन इसी मंडल में हमें दिखाई देगा। अगर मैं बात करूं 8वां मंडल, कर्णव और अंग ऋषि या अन्य ऋषि परिवारों ने मिलकर इसका संकलन किया है, इसीलिए इस मंडल को संयुक्त मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो यह क्वेश्चन भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि कौन सा मंडल संयुक्त मंडल कहलाता है, तो 8वां मंडल संयुक्त मंडल कहलाता है। एक इस मंडल की खास विशेषता है कि यह वरुण देवता को समर्पित है। यह जो मंडल है यह वरुण देवता को समर्पित है, जल का या ऋत का रक्षक। ऋत की हम बात जो करेंगे वो करेंगे जब हम ऋग्वेदिक कालीन धार्मिक स्थिति का अध्ययन करेंगे और प्रमुख प्रमुख देवताओं की हम जानकारी लेंगे। तो ऋग्वेद का 8वां मंडल जो कि संयुक्त मंडल क्यों? क्योंकि कर्णव, अंग ऋषि और अन्य ऋषि परिवारों ने मिलकर इसका संकलन किया है। 9वें मंडल की बात करूं तो आनंद, उल्लास और वानस्पति के देवता सोम देवता को यह समर्पित है, तथा यही वो मंडल है जो हमें वर्ण व्यवस्था के कर्म के आधार का जानकारी देगा। वर्ण व्यवस्था जो कि कर्म आधारित व्यवस्था थी ऋग्वेदिक काल में, उसकी जानकारी भी हमें 9वें मंडल से प्राप्त होती है। जिस भी मंत्र की चर्चा है, कवि, उपुल पक्षिणी या हम बात करें भिषज, ये सारी चर्चाएं हम करेंगे जब हम पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था। 10वें मंडल की भी हम चर्चा करेंगे। चारों वर्णों का पहली बार स्पष्ट उल्लेख, चारों वर्णों की पहली बार, वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र,
हमारे समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था और इन चारों वर्णों का पहला जो उल्लेख है वो हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में दिखाई देगा। और ये जो 10वें मंडल के अंदर चारों का उल्लेख, पहला और 10वां मंडल को प्रक्षिप्त मंडल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनका संकलन सबसे अंत में किया गया है। ये थोड़ा और भी आगे बढ़ सकता है, जैसे कि इसमें साकल जो इसके भाग है उसमें 1017 सूक्त हैं, बाल खिल्ले 11 हैं, या हम बात करें वाकल के अंदर 54 सूक्तों का संकलन किया गया है। तो ये हमारी जानकारी हुई ऋग्वेदिक कालीन साहित्य से संबंधित। अगर हम बात करें उत्तर वैदिक कालीन साहित्य, देखिए उत्तर वैदिक काल में अभी हमारी चर्चा हुई थी कि हमने 3 वेदों के बारे में देखा था। ये 3 वेद कौन कौन से थे? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हाँ जी, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगर मैं बात करूं यजुर्वेद या यजुर शब्द की उत्पत्ति, यजुर शब्द का अर्थ हम लगाते हैं किससे? यज्ञ से। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि इसमें यज्ञ के विधि विधान का वर्णन है, सारी जो इसके पुरोहित वगैरह की चर्चा आगे की जाएगी। पहले हम इसकी मोटी मोटी जानकारी लेंगे, जहां यह काम में आता जाएगा हम उसको देखते जाएंगे। इसकी उत्पत्ति, ये अर्थ यज्ञ से लगाया जाता है। इसकी बात करें तो इसके 2 भाग हैं, यजुर्वेद के 2 भाग हैं, लगभग 40 अध्याय हैं इसमें और 2 भाग हैं। एक को हम कहते हैं कृष्ण पक्ष और एक को हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। तो इसके 2 भाग 40 अध्याय की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। यह गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। ये इसकी कुछ मोटी मोटी विशेषताएं, गद्य और पद्य दोनों के अंदर इसकी रचना की गई है। इसके अध्यक्ष वगैरह की या पुरोहित वगैरह की चर्चा हम इसके आखिरी भाग में करेंगे। अगर मैं बात करूं सामवेद, तो संगीत से संबंधित वेद। यह जो वेद है ये संगीत से संबंधित वेद है, यानी हम ये कह सकते हैं कि देवताओं का मधुर स्वर में जाप। इसीलिए कृष्ण द्वारा भी यह कहा गया है कि मैं वेदों में सामवेद, या संगीत की जानकारी हमें जिस वेद से मिलती है वो कौन सा वेद है? सामवेद है। देखिए इसमें अलग से मंत्र भी हैं, इसके अतिरिक्त इसमें ऋग्वेद से भी मंत्र लिए गए हैं। ऋग्वेद से वो मंत्र लिए गए हैं जो कि गाने के योग्य हैं या उन्हें गाया जा सकता है। अगर मैं बात करूं सबसे अंत में जिस वेद की रचना हुई, तो
जादू टोना तंत्र मंत्र आदि की जानकारी। जादू टोना तंत्र मंत्र आदि की जानकारी हमें किस वेद से मिलती है? अथर्ववेद से मिलती है। एक मैं आपको पहले ही बता चुका हूं पिछले पाठ के अंदर अभी की लोहे का उल्लेख आपको अथर्ववेद में कृष्ण अयस के तौर पर मिलता है। तो अगर मैं उत्तरकालीन वैदिक साहित्य की बात करूं तो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और अगर मैं ऋग्वेदिक कालीन साहित्य की बात करूं तो हम देख सकते हैं ऋग्वेद के बारे में। इससे हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अभी तक हमारा जो हुआ है, अब हम पहुंच चुके हैं इस संस्कृति के तुलनात्मक अध्ययन की तरफ। जैसे कि हमारी अभी चर्चा हुई थी कि इस संस्कृति को मोटे तौर पर दो भागों के अंदर विभाजित किया गया है। अगर हम बात करें अब इसकी हम तुलनात्मक अध्ययन के तौर पर पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक ऋग्वेदिक काल की, और यही हम तुलना करेंगे उत्तर वैदिक काल से। अगर मैं बात करूं सबसे पहले ऋग्वेदिक कालीन सामाजिक स्थिति, ऋग्वेदिक कालीन सामाजिक स्थिति। देखिए दोस्तों, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारा समाज किन किन चीजों से मिलकर बना है तो हम आसानी से समाज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या एक सभ्यता के बारे में यदि हमें जानकारी लेनी है तो उसकी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी लेनी पड़ती है। तो अगर मैं सामाजिक स्थिति की बात करूं तो हम इसमें किस किस को पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे परिवार। परिवार के बाद में हम चर्चा करेंगे वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के बाद हम चर्चा करेंगे स्त्रियों की स्थिति। उसके पश्चात हम चर्चा करेंगे विवाह व्यवस्था की। उसके पश्चात हम चर्चा करेंगे वस्त्र और खान पान की। हाँ जी, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे परिवार की, क्योंकि समाज का निर्माण, समाज की सबसे छोटी जो इकाई होती है वही परिवार कहलाती है। परिवार, परिवार के बाद में हम समाज कितने वर्णों में था तो हम अभी देख चुके हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल से हमें 4 वर्णों की जानकारी मिलती है। उसका हम यहाँ विस्तृत अध्ययन करेंगे। स्त्रियों की स्थिति किस प्रकार से थी, उन्हें किसके समान दर्जा दिया जाता था, उन्हें कौन कौन से अधिकार प्राप्त थे या कौन से अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं थे। बात करें विवाह एकल विवाही था, विवाह बहुविवाही था, एक पत्नी व्यवस्था, बहुपत्नी व्यवस्था, ये सारी चर्चाएं हम इसमें करेंगे। वस्त्र किस प्रकार के थे या क्या क्या चीजें हम खान पान में उपयोग में लेते थे, तो ये सारी चर्चाएं हम करेंगे किसमें? ऋग्वेदिक कालीन सामाजिक स्थिति में। सबसे पहले मैं बात करूं परिवार। परिवार की अगर मैं बात करूं तो हम देखते हैं कि इस समय परिवार की मोटे तौर पर 3 विशेषताएं दिखाई देती। मोटे तौर पर हमें परिवार की 3 विशेषताएं दिखाई देती हैं। ये 3 विशेषताएं क्या क्या हैं? पहली विशेषता की अगर मैं बात करूं तो इस समय का परिवार पितृसत्तात्मक था।
परिवार की पहली विशेषता जो हमें दिखाई देती है वो क्या है? पितृसत्तात्मक, यानी परिवार में पिता की सत्ता जानी जाती थी या परिवार को पिता के नाम से जाना जाता था। अगली अगर मैं विशेषता की बात करूं तो संयुक्त परिवार। अगली जो इसकी विशेषता है वो है संयुक्त परिवार। और इस संयुक्त परिवार की पुष्टि नप्त्र शब्द से होती है। संयुक्त परिवार की पुष्टि नप्त्र शब्द से होती है, यानी ऋग्वेद में परिवार के संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों को नप्त्र शब्द से व्यक्त किया गया है। देखिए, संयुक्त परिवार किसे कहा जाता है? 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां जहां साथ रहती हों, लगभग यह सबसे मोटी विशेषता है। 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां जिस परिवार में साथ रहती हों, तो इन सभी सदस्यों के लिए नप्त्र शब्द उपयोग में किया गया है। कई बार देखिए दोस्तों, एक शब्द या अक्षर बदलने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। ऋग्वेद में नप्त्र तो किसको कहा गया है? संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों को। लेकिन अगर मैं न की जगह वह लगा दूं, ऋग्वेद में यह शब्द भी उल्लेखित है। अगर नप्त्र है तो वो संयुक्त परिवार के सभी सदस्य, लेकिन यदि वक्त्र है तो इसका अर्थ हो जाएगा नाई। तो ये हमें ध्यान में रखना। तीसरी जो इसकी खास विशेषता थी वो थी पिता के असीमित अधिकार। पिता के असीमित अधिकार, और इन पिता के असीमित अधिकारों की पुष्टि सुनसेप और ऋजाशर कथाओं से होती है। दो कथाएं हमें दिखाई देती हैं, सुनसेप और ऋजाशर की। कहा जाता है कि इन कथाओं के आधार पर हम देखते हैं कि एक को तो उसके पिता ने बेच दिया धन की आवश्यकता के लिए, तो सुनसेप के पिता ने उसे बेच दिया था। ऋजाशर से भेड़ खो जाने के कारण उसके पिता ने उसे अंधा करवा दिया था, यानी सजा के तौर के ऊपर अंधा करवा दिया। यानी हम कह सकते हैं कि इस समय पिता के इतने असीमित अधिकार थे कि वह अपनी संतान को बेच भी सकता था और मृत्यु दंड भी दे सकता था, लेकिन यह अपवाद स्वरूप ही प्राप्त होता है। सामान्यतः पिता जो होता था वह परिवार का पालन पोषण करने वाला होता था। तो यह हम पहली विशेषताएं देख चुके हैं। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही होगा। इससे आगे वाली क्लास में हम सामाजिक स्थिति ऋग्वेदिक काल की पढ़ते हुए उसकी तुलना हम करेंगे उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था से। धन्यवाद।